हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए मैं हेडिंग लिख दिया हूँ, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्लियर। इससे पहले हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, अगर आप अभी तक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन वाले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो आप पहले सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन वाले लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद आज के इस लेक्चर को देखिए। इससे आपको आज के इस लेक्चर को समझने में काफ़ी आसानी होगा। ओके, अब ये लेक्चर मिलेंगे कैसे? तो जितने भी लेक्चर आपके हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका एक प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। वहाँ से आप जाके हर एक लेक्चर को सीरीज वाइज देख सकते हैं। जब हर एक लेक्चर को आप सीरीज वाइज देखेंगे तो आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाला है। ठीक, अब देखिए हम लोग एक मिनट इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को रिकॉल करेंगे और फिर यहीं से हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन पर बढ़ चलेंगे। ठीक, तो देखिए जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़े थे तो उसमें क्या क्या देखे थे। मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक, इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कराना था तो क्या करते थे हम लोग, या तो इसको ऐसे आगे बढ़ा के छोड़ देते थे या तो इसको ऐसे दबा कर छोड़ देते थे। ठीक, मान लीजिए इसको ऐसे क्या किए, यहाँ पर दबा के छोड़ दिए। ठीक, अब इसको जैसे ही ऐसे दबा के छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ये जो मास है ये क्या करेगा, अपने इस मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देगा। मान लीजिए यहाँ पर आप छोड़े, ऐसे क्या करेगा, ऐसे यहाँ तक मोशन करेगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, ऐसे यहाँ तक मोशन करेगा, फिर यहाँ से इधर मोशन करेगा और फिर यहाँ से क्या होगा, इधर मोशन करेगा। ऐसे आगे टाइम के साथ ये लगातार क्या होगा, ऐसे मोशन करता हुआ चला जाएगा। ठीक, इस दरमियान हम लोग क्या देखे थे कि जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और साथ ही साथ जो इसका एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक, अब देखिए जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन पढ़े थे तो ये जो केस था ये क्या था, आइडियल केस था। इसमें किसी भी तरीके का फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह हम लोग कंसिडर नहीं करते थे, किसी तरीके का एयर रेजिस्टेंस वगैरह कंसिडर नहीं किए थे। इस वजह से जो आपका एम्पलीट्यूड है ये देखिए टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है, और जो एनर्जी है सिस्टम की वो क्या है, कंजर्व है। ओके, अगर इसके वेवफॉर्म को हम लोग अगर ड्रा करें तो इसका जो वेवफॉर्म है वो क्या होगा, एक साइनसॉइडल ऐसे वेव आपको क्या होगा, मिलेगा। ठीक, अब इस वेव में देखिए जो एम्पलीट्यूड है आपका वो टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक, जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ क्या आपका कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक, ये थोड़ा सा छोटा बन गया है। ठीक, ये एम्पलीट्यूड जो है ये क्या आपका टाइम के साथ कांस्टेंट बना हुआ है, और ये क्या है, आइडियल केस है। इसमें किसी भी तरीके का फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा, ये मान के हम लोग इसको क्या किए थे, पढ़े थे। ठीक, तो अब देखिए इसमें जब किसी तरीके का फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है तो इस तरीके के ऑसिलेशन को हम लोग, ये जो ऑसिलेशन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्री ऑसिलेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग फ्री ऑसिलेशन भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं, इसको हम लोग अनडैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहते हैं। ठीक, लेकिन आप खुद सोचिए वास्तव में क्या ये आइडियल केस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वगैरह जरूर आपका क्या होगा, सिस्टम पर लगेगा। ठीक, मान लीजिए ये आपका क्या है, स्प्रिंग मास सिस्टम है। अगर हम आइडियल केस से बाहर निकलें और इसको एक्चुअल केस समझें, प्रैक्टिकली इसको देखें तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस मास सिस्टम को यहाँ पर लाकर छोड़ेंगे, तुरंत क्या होगा, ये इधर जाने की कोशिश करेगा। ये क्या होगा, इधर ऐसे जाने का कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है इधर जाएगा भी, लेकिन जैसे ही ये इधर बढ़ेगा यहाँ पर क्या होंगे, आपके एयर मालिक्यूल होंगे जो क्या करेंगे, इसका जो वेलोसिटी भी इधर की तरफ है उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे, मतलब इधर की तरफ क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, इधर की तरफ क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, मतलब इस पर कुछ एयर रेजिस्टेंस वगैरह लगेगा। साथ ही साथ जिस सरफेस पे है इस सरफेस का कुछ अपना फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो क्या होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक, मतलब ओवरऑल ये ऐसे फोर्स या ऐसे फोर्स क्या होगा, इधर की तरफ, पीछे की तरफ लगेगा, जिससे क्या होगा, जो इसका वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा टाइम के साथ। मतलब ये ऐसे जा रहा था, इतना दूर गया, अब फिर क्या होगा, वापस जैसे यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर भी तो वही केस होगा। यहाँ पर जब ये मास पहुँचेगा ऐसे एक्सीलरेशन करते हुए, तो जब इधर आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर भी आपके एयर मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये एयर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये इधर आना चाहेगा लेकिन फोर्स इधर लगाएंगे। साथ साथ इस पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इसके वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। मतलब ये जब यहाँ से यहाँ गया तो कुछ इतना दूर गया, अब इधर से इधर आएगा तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी कुछ कम होगा। मतलब इसका जो ये डिस्टेंस है ये क्या होगा, घटते हुए चला
चला जाएगा, मतलब इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या जो एम्पलीट्यूड है वो घटता हुआ चला जाएगा। ऐसे फिर जब यहाँ पर आएगा तो फिर क्या होगा, ऐसे जब जाएगा तो इसका टाइम के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। ऐसे क्या होगा, इधर आएगा फिर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, ऐसे डिक्रीज होगा और एक डेफिनेट टाइम के बाद क्या होता है, ये आपका लगभग जीरो हो जाता है, मतलब एम्पलीट्यूड जीरो पे पहुंच जाता है। और क्या होगा, ये जो आपका सिस्टम है वो क्या होगा, रेस्ट पर चला जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इस पे क्या है, हम लोग आइडियल केस से बाहर निकल के इसको कंसिडर किए हैं, इसको एक्चुअल प्रैक्टिस में इसको कंसिडर कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह कंसिडर कर रहे हैं, जिससे ये क्या है, जो इसका एम्पलीट्यूड है क्या हो रहा है, कुछ टाइम के बाद क्या हो रहा है, जीरो पर चला जा रहा है, मतलब ये जो आपका सिस्टम है वो रेस्ट पर चला रहा है। ठीक, तो वास्तव में क्या पॉसिबल है, वास्तव में यही मोशन क्या है, पॉसिबल है। आइडियली इस मोशन को हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन या इसी को फ्री ऑक्सीलेशन कहते हैं, या इसी को अनडैम्प्ड मोशन भी कहते हैं। क्लियर? लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे, इस तरीके का ऑक्सीलेशन वगैरह कराएंगे, तो वहाँ पर क्या होंगे, कुछ रेजिस्टेंस वगैरह होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह होगा, जिससे जो हम लोग का सिस्टम है वो क्या होगा, एक टाइम के बाद रेस्ट में आ जाएगा। ठीक, मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, धीरे धीरे जीरो होता हुआ चला जाएगा। ठीक, टाइम के साथ क्या होगा, धीरे धीरे जीरो होता चला जाएगा। ठीक, तो ऐसा मोशन जिसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते जा रहा है और एक निश्चित टाइम के बाद क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कहते हैं। और ये जो ऑक्सीलेशन है ये क्या है, अनडैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन है, या इसी को हम लोग फ्री ऑक्सीलेशन कहते हैं। फ्री ऑक्सीलेशन क्यों कहें, क्योंकि ये क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स से फ्री था, लेकिन ये फ्रिक्शनल फोर्स से फ्री नहीं है, ये रेजिस्टेंस से फ्री नहीं है। इस पर हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम लोग डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। और ये जो आपके फोर्स वगैरह लगते हैं, ये जो रेजिस्टेंस वगैरह है, फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह है, इन्हीं को हम लोग डैम्पिंग फोर्स वगैरह भी कहते हैं। क्लियर है चीज़? तो पहले थोड़ा सा हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे, फिर आगे इसको और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बात समझ में आया? आप खुद सोचिए, जैसे मान लीजिए आपको सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल करना है। ठीक, आज मान लीजिए मैं गया आपके लैब में, ऐसे प्रैक्टिकल करना होता है, इसको क्या कि सिंपल पेंडुलम था, ऐसे बाप ला के छोड़ दिए, ऐसे ही करने लगा। ठीक, तो आप खुद सोचिए, अगर आइडियल केस में इस प्रैक्टिकल को हम लोग करें तो क्या होगा, ये ऐसे हिलता रहेगा। आप 1 महीने बाद भी आएंगे तो आपके लैब में क्या होगा, ऐसे पेंडुलम हिलता हुआ मिलेगा। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। आज मान लीजिए आप प्रैक्टिकल करके गए तो क्या होगा, ये कुछ देर बाद रेस्ट में आ जाता है, फिर अगला स्टूडेंट आता है कुछ टाइम बाद, वो प्रैक्टिकल करता है, फिर क्या होता है, रेस्ट में आ जाता है। मतलब कहीं ना कहीं क्या है, जो ये प्रैक्टिकल केस है यही क्या हम लोग को मिलता है, ये जो आइडियल केस है ये नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो अकबर के ज़माने में सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कराया गया रहता, आज तक ये पेंडुलम हिलता हुआ मिलता आपको। ठीक, आपको बस रीडिंग जाके वहाँ नोट करना रहता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल कराएंगे तो वहाँ क्या होगा, रूम में एयर मालिक्यूल वगैरह रहेंगे, उसमें क्या होगा, कुछ एयर मालिक्यूल जो रहेंगे वो रेजिस्टेंस वगैरह क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा, इसको रेस्ट में आना ही आना है। क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो क्या करेंगे, वो जब ये इधर जा रहा है, ठीक, तो इधर से क्या करेंगे, इसको फोर्स लगाएंगे। जब इधर आना चाहेगा तो इधर से फोर्स लगाएंगे। आप सिंपली झूला वाला केस कंसिडर करिए, जब झूला वगैरह झूलते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए झूला है, ठीक, इधर क्या करना है, इसको जाना है, तो एक बार आप क्या किए, इसको धक्का दे के ऐसे छोड़े, ये यहाँ तक गया, फिर क्या होगा, ऐसे पीछे आता है। ठीक, तो जैसे इधर पीछे आता है तो क्या होता है, इस डायरेक्शन इस पर क्या लगते हैं, एयर मालिक्यूल जो है इस पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह लगाते हैं। ठीक, जिससे क्या होगा, ये पहले बार में इतना पीछे आया, फिर जैसे इधर जाएगा ऐसे इधर जाना चाहेगा, फिर एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, इधर की तरफ लगेगा, तो ये क्या होगा, अब कम दूरी इधर आगे जाएगा। फिर जब इधर आएगा, इधर फिर आ रहा है, तो फिर क्या आ रहा है, ऐसे, मतलब जिस दिशा में आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एयर मालिक्यूल रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिससे क्या होगा, हर एक चक्कर में जो इसका दूरी है वो घटते हुए जाएगा और एक निश्चित टाइम के बाद क्या होगा, वो रेस्ट पर आ जाएगा झूला। ठीक, जब झूला इधर गया ऐसे धक्का दिए, ठीक, जब झूला इधर जा रहा था तो एयर रेजिस्टेंस इधर लग रहा था, जब झूला इधर आ रहा था तो एयर रेजिस्टेंस ऐसे लग रहा था। बात समझ में आएगा? फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब ये ऐसे जा रहा है झूला तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो ऐसे लगेगा। ठीक, फिर जब झूला इधर आ रहा है तो एयर रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ऐसे, मतलब झूले के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, काम करता है। इससे क्या होता है, आपका झूला जो है एक निश्चित टाइम के बाद क्या होता है, अगर कोई धक्का नहीं दे रहा है तो रेस्ट में ही आ जाता है। ठीक, तो उसको भी आप एज एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो मैं थंबनेल लगाया हूँ उसको देखिएगा, उसमें हम लोग क्या
लगाए हैं, एक डोर क्लोजर लगाए हैं। ठीक, जो डोर क्लोजर है वो भी क्या है, एक तरीके से डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन का ही एग्जांपल है। ठीक, उसमें क्या होता है, जो आयल वगैरह होता है वो क्या करता है, डैम्पिंग फोर्स वगैरह क्रिएट करता है, जिससे आपका डोर है वो अचानक से नहीं बंद होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे जाकर क्या होता है, बंद होता है। इस तरीके के डोर को आप डेली लाइफ में देखे होंगे। तो डेली लाइफ में डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन को आप जो डोर क्लोजर है उसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अब जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इसका लिखेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। ओके, तो देखिए क्या लिखा गया कि व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन देन देयर एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। तब क्या होता है, जो उसका एम्पलीट्यूड होता है वो मोशन के दौरान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है ड्यूरिंग मोशन इट इज़ पॉसिबल, मोशन के दौरान ये पॉसिबल तभी है जब क्या होगा, इफ़ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व। ठीक, मोशन के दौरान एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट है, वो तभी पॉसिबल है जब क्या आपका एनर्जी जो है पार्टिकल का वो क्या है, कंजर्व है। लेकिन लिखा गया है बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, वास्तव में डिक्रीजेस क्या, एनर्जी जो एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टाइम एंड हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली विथ इंक्रीजिंग ऑफ टाइम। ठीक, लेकिन वास्तव में जो एनर्जी होता है वो टाइम जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस वजह से जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये जब आपका क्या था, ये यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन हो रहा था तो एनर्जी कंजर्व था, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था। लेकिन वास्तव में क्या होता है, आपका एनर्जी जो एक्चुअल प्रैक्टिस हो रहा था कंजर्व नहीं रहता है। इस वजह से क्या है, आपका एम्पलीट्यूड भी जो रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, आप खुद सोचिए। यहाँ पर जब एयर मालिक्यूल वगैरह इसके रास्ते में आएंगे, ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम है इसके रास्ते में जब आगे बढ़ रहा है एयर मालिक्यूल आएंगे तो इधर क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, उसके मोशन का विरोध करेंगे। तो क्या करेगा, ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा। ठीक, इन एयर मालिक्यूल के अगेंस्ट क्या करेगा, कुछ वर्क करेगा। और इसके वर्क करने से क्या होगा, जो इसका एनर्जी होगा वो क्या होगा, लॉस होगा। जो इसका मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या, लॉस होगा। इस वजह से हर एक ऑक्सीलेशन के बाद इसका एनर्जी डिक्रीज होते हुए चला जाता है, जिससे क्या होता है, आपका जो ये एम्पलीट्यूड है वो भी डिक्रीज होते चला जाता है। अरे भाई, मान लीजिए हम जा रहे थे, फ्रीली मूव कर रहे थे, कुछ नहीं था, अब रास्ते में कोई आ गया तो उसके अगेंस्ट उसको वर्क करके हमको जाना होगा, उसके अगेंस्ट हमको क्या करना, वर्क करना होगा, तब हम जाएंगे। तो जब रास्ते में कुछ वर्क करेंगे, जैसे मान लीजिए रास्ते में जा रहे हैं, एकदम रास्ता क्या है, फ्री है। ठीक, मान लीजिए फिर रास्ते में जाना है, कोई बैरिकेटिंग वगैरह है, हमको इमरजेंसी जाना है, क्या करेंगे, पहले उतरेंगे, बैरिकेटिंग को हटाएंगे, फिर क्या करेंगे, आगे जाएंगे। इसका मतलब क्या, जब उतर के बैरिकेटिंग को हटा रहे हैं, बाइक से उतर के बैरिकेटिंग को हटा रहे हैं, क्या है, हम कुछ एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा एनर्जी था पहले की अपेक्षा क्या हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। फिर उधर से आ रहे हैं, फिर बैरिकेटिंग था, तो फिर क्या किया हम लोग, उस बैरिकेटिंग को हटाएंगे तो फिर क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा। ऐसे हर एक चक्कर कर देखें तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रहा है, उस बैरिकेटिंग को या जो मीडियम में रेजिस्टेंस है उसको क्या करने में, दूर करने में या उसको अपोज करने में क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक, और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमको वर्क डन करना पड़ा उसके अगेंस्ट। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे भी है, ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, जो इधर रेजिस्टेंस वगैरह है इनके अगेंस्ट क्या करेगा, कुछ वर्क डन वगैरह करेगा, जिससे क्या होगा, उसका एनर्जी लॉस होगा और जिससे उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, टाइम के साथ डिक्रीज होता है वो चला जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं कि सच अ मोशन, ठीक, 2 बार देखिए लिख दिए हैं, सच अ मोशन of particle in which amplitude gradually decreases with time is known as damped harmonic oscillation। ठीक, अब देखिए लिखे हैं कि पार्टिकल का ऐसा मोशन जिसमें जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, ऐसे मोशन को हम लोग डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। क्लियर, ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा हो, ऐसे मोशन को हम लोग डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन कहते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एक एग्जाम्पल को देखेंगे, इसके वेवफॉर्म को बनाएंगे और फिर इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को भी समझेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन के एक एग्जाम्पल को देखेंगे और उसके वेवफॉर्म को बनाएंगे और फिर आगे हम लोग इसके डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी डिस्प्लेस अ पेंडुलम फ्रॉम इक्विलिब्रियम position, it will oscillate with decreasing amplitude and finally obtain the original position। ठीक,
क्लियर। अगर हम लोग क्या करें, एक सिंपल पेंडुलम है, इसको क्या करें, इसके पोजीशन से मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ें तो क्या होगा, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा और फाइनली क्या होगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड क्या होगा कुछ टाइम के बाद जीरो हो जाएगा। ठीक, यह है कि आपका डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन का क्या है एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये फाइनली ऑब्टेन द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब क्या है, ये फाइनली जिस पोजीशन पर रहा होगा स्टार्टिंग में वहाँ पर क्या होगा पहुँचेगा, मतलब मीन पोजीशन पर आप कह सकते हैं पहुँच जाएगा। ओके क्लियर। अब देखिए इसका जो वेवफॉर्म होगा वो क्या होगा, तो लिखा गया कि द वेवफॉर्म ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन इज गिवन है। इसका वेवफॉर्म देखिए क्या है, पहले एम्पलीट्यूड क्या है इतना ज़्यादा है, फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया है एम्पलीट्यूड जो है आपका डिक्रीज होते चला गया है और फाइनली क्या है जीरो की तरफ एम्पलीट्यूड आपका चला गया। ठीक, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन। ओके, अब हम लोग डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे, जैसे पीछे हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन को देखे थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को भी फाइंड आउट करेंगे, जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन को फाइंड आउट किए थे। ठीक क्लियर। तो अब चलते हैं, पहले उसको लिखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर आपको समझाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m एग्जीक्यूटिंग डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन एट एन इंस्टेंट पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, मान ले रहा है कि एक पार्टिकल m है, मान ले रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है m है और वो क्या कर रहा है, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक, किसी क्षण मान ले रहे हैं कि उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्विलिब्रियम से वो क्या है y है। ठीक क्लियर। इस फिगर में देखिए, समझाने के लिए आपको फिगर बनाए हैं कि एक पार्टिकल कंसिडर कर रहे हैं जिसका मास क्या m है और इसको मान रहे हैं कि डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, किसी भी टाइम पर कंसिडर कर ले रहे हैं कि इस पार्टिकल का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, y है। क्लियर। अब देखिए तब इस पर क्या क्या फोर्स लगेगा उसको हम लोग देखेंगे और फिर उसी से इसके इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, लिखेंगे और फाइनली हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन इसका मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए फिर क्या लिखा गया, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट सेम इंस्टेंट, जब हम पार्टिकल को यहाँ पर मान रहे हैं तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक क्लियर। तब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, पहला द डिफ्लेक्टिंग फोर्स, जिसका वैल्यू क्या होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा और एक्सीलरेशन को लिखा कैसे जाता है, अगर y आपका डिस्प्लेसमेंट है तो जो एक्सीलरेशन होगा d2y अपन dt स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है, तो जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगा वो m इंटू d2y अपन dt स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता क्या है, मान लीजिए आपका पार्टिकल यहाँ रहा होगा, जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम ही कंसिडर कर लीजिए, तो मान लीजिए ये क्या है, पार्टिकल यहाँ पे है, इसको मोशन लाना है तो ऐसे इधर चाहे इधर ला के छोड़ेंगे, या तो खींच के या दबा के छोड़ेंगे। ठीक, तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पर लाए, तब यहाँ पर जैसे लाए तो इस फोर्स की वजह से, जो फोर्स लगा कर यहाँ पर इसको ला रहे हैं उसकी वजह से ये क्या कर रहा है, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन में आ रहा है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहते हैं। ठीक, जो इसके ऊपर फोर्स लगा है जिससे डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन में आया उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहेंगे। और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग वो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा, जो कि जिसको हम लोग कुछ इस तरह लिख दिए हैं। ठीक क्लियर। अब देखिए पार्टिकल यहाँ पर आ गया। ठीक, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, पार्टिकल मान लीजिए इनिशियली इक्विलिब्रियम में रहा होगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स लाकर इसको लाकर यहाँ रख दिए, वही हम लोग का क्या है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, जिसके वजह से अब ये पार्टिकल क्या करेगा, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन करना शुरू करेगा। अगर पार्टिकल को यहाँ से हटाए नहीं रहते, इसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगाए नहीं रहते तो क्या डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन करता, नहीं करता। ठीक क्लियर। तो जिस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन करना शुरू कर रहा है वो हम लोग उसी को क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स का नाम दे दे रहे हैं। ठीक, अब जैसे पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो फिर क्या करेगा, ये इधर जाना चाहेगा, इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा जो इसको इधर ले जाना चाहेगा, लेकिन साथ ही साथ अब ये आइडियल केस तो मान नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फ्रिक्शन वगैरह कंसिडर कर रहे हैं, तो इस पर साथ ही साथ रिस्टोरिंग फोर्स तो इधर लगेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, जो क्या होगा, इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि ये जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स में जो क्वांटिटी यूज किया गया उसको बता दिए कि वेयर d2y अपॉन dt स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का क्या एक्सीलरेशन है, विच इज काज ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। अब देखिए ये जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है इसी की वजह से जो पार्टिकल है वो इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में जा रहा है। अरे भाई यहाँ से ऐसे ले गए तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फिर क्या होगा, ऐसे इधर रिस्टोरिंग फोर्स और लग रहा है तो इधर लाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, ऐसे पार्टिकल इधर जाएगा, मतलब क्या होगा, ये डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से पार्टिकल क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जाता है। ठीक
क्लियर। या ऐसे कई एक जो एक्सीलरेशन है जिसके वजह से जो पार्टिकल है वो क्या होता है आपका इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में जाता है। और आपको पता ही है कि जैसे से आपका क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है वैसे से क्या होता है आपके एक्सीलरेशन का वैल्यू भी बढ़ता है। क्लियर, ये चीज़ पीछे हम लोग सिंपल हार्मोनिक एक्सीलरेशन में देखे थे। ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सेकंड फोर्स क्या है आपका रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम लोग क्या किए यहाँ पर लिखे हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अगर पार्टिकल इधर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा। ठीक, पार्टिकल अब ऐसे इधर जा रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है, वो क्या करेगा उसके पार्टिकल को उसके ओरिजिनल पोजीशन पर ले जाने का क्या करेगा कोशिश करेगा। इसी रिस्टोरिंग फोर्स को हिंदी में हम लोग प्रत्यानयन बल करते हैं। प्रत्यानयन बल मतलब क्या, ऐसा बल जो क्या करेगा प्रयत्न करेगा कि पार्टिकल अपने इस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। ठीक, अब ये जो बल होगा, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन अपोजिटली डायरेक्टेड होगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ माइनस एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ को देखिए डायरेक्ट यहाँ पर क्या किया लिख दिए हैं माइनस म्यू वाई। ठीक, आप म्यू की जगह के वगैरह भी यूज कर सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक, क्लियर। तो देखिए क्या लिखे हैं, वेयर म्यू इज द फोर्स कांस्टेंट, म्यू जो है वो क्या फोर्स कांस्टेंट है। अब ये फोर्स करेगा क्या, दिस ट्राई टू ब्रिंग द पार्टिकल टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो फोर्स है ये फोर्स पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने का क्या करेगा प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। क्लियर, तो दो फोर्स हुआ। अब तीसरा फोर्स हम लोग का क्या बचा है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर, कितने तरीके के फोर्स लगेंगे, तीन तरीके के फोर्स डैम्प हार्मोनिक एक्सीलरेशन लगेंगे। एक तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स हो गया जिससे पार्टिकल अपने इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में क्या करेगा मूव करेगा। अरे भाई यहाँ से ऐसे इधर ले गए, ठीक, ऐसे ला के छोड़े, अब इस पर एक फोर्स लगाया वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स था। अब इस फोर्स की वजह से क्या है पार्टिकल इधर आया अपना, फिर क्या करेगा इधर ऐसे आएगा, फिर ऐसे इधर जाएगा। इससे पार्टिकल क्या है डिस्प्लेसमेंट के इंक्रीज डायरेक्शन में क्या कर रहा मूव कर रहा। आपका क्या हो गया आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स। और फिर उसी के अपोजिट डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर क्या है पार्टिकल के मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। और साथ ही साथ उसी के यहाँ पर देखिए अगर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर, और साथ साथ पार्टिकल इधर आ रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक यहाँ पर क्या है फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। तो अब तीसरा फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग लिख लेंगे। ओके, अब देखिए जो तीसरा टाइप का फोर्स लगेगा वो क्या होगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। और यही फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है आपका क्या होता है डैम्प्ड फोर्स होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन को ऐसे दिखाया है, ये आपका क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है। मतलब अगर पार्टिकल क्या कर रहा है इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, अगर मान लीजिए पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा जो इसका वेलोसिटी होता है उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, जैसा आपका रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वैसे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होता है इस वेलोसिटी के डायरेक्टली क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए रिस्टोरिंग फोर्स में जो ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है लेकिन क्या होता है अपोजिटली डायरेक्टेड होता है। वैसे जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन क्या होता है अपोजिटली अपोजिटली क्या होता है डायरेक्टेड होता है। ठीक, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगने लगा फोर्स तो कहाँ से वो फ्रिक्शनल फोर्स होगा तब तो और उसका स्पीड बढ़ा देगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स करता क्या है स्पीड घटाने का काम करता है ना। इसका मतलब क्या होगा इस वेलोसिटी के क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, क्लियर, मतलब फोर्स इधर लगेगा अगर वेलोसिटी इधर मतलब पार्टिकल इधर मूव कर रहा है तो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स उधर लगेगा। और अगर पार्टिकल क्या है आपका उधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल पार्टिकल अगर देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पार्टिकल अगर इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा। क्लियर, और पार्टिकल अगर उधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा इधर लगेगा। ओके, क्लियर। तो आप देखिए क्या लिखे हैं कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड अपोजिटली डायरेक्टेड। ये डायरेक्टली क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी के, और क्या होगा साथ ही साथ अपोजिटली डायरेक्टेड होगा मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो दैट इज हम क्या कर सकते हैं कि जो डैम्प्ड फोर्स होगा आपका इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या करते हैं डैम्प्ड फोर्स करते हैं। ठीक, ये क्या होगा आपका माइनस डी वाई बाई डी टी के डायरेक्टली क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। ये डी वाई बाई डी टी क्या है जो डी वाई बाई डी टी है क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। इसी को हम लोग क्या करते हैं वेलोसिटी कहते हैं। चाहे भी लिखे चाहे ये लिखे बात क्या बराबर है। हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, इस पर से डिफरेंशियल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं चीज़ों को लिख रहे हैं, डेरिवेटिव के फॉर्म में क्या कर रहे हैं चीज़ों को लिख रहे हैं। ठीक, तो ऐसे लिख दिए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाना है तो यहाँ पर क्या प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है तो यहाँ क्या करेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं डैम्प्ड फोर्स इज इक्वल टू माइनस बी डी वाई बाई डी टी, और बता दिए कि वेयर वी इज फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पर बी क्या आपका फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है। ओके,
अब देखिए क्या लिखे हैं, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज। अब पार्टिकल का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा उसको देखिए। शुरू में कौन सा फोर्स लग रहा था, पहला डिफ्लेक्टिंग फोर्स था जिसके वजह से पार्टिकल मोशन में आया, और जब पार्टिकल डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से मोशन में आया तो उसकी वजह से क्या हो गया, दो फोर्स ये एक्स्ट्रा लगने लगे, रिस्टोरिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब क्या है, जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगा वो इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर, क्योंकि इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स की वजह से ही ये दोनों फोर्स यहाँ पर क्या हुए हैं, लगना शुरू हुए हैं। ठीक, अगर पार्टिकल को हम उसके यहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाए नहीं रहते, उसके ऊपर डिफ्लेक्टिंग फोर्स लगाए ही नहीं रहते, क्या है दोनों फोर्स लगते, नहीं लगते। इसका मतलब क्या है, जो आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों फोर्स के सम के बराबर होगा। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग फोर्स इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स प्लस क्या होगा आपका डैम्प्ड फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए क्या होगा, जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स था उसके वैल्यू को लिख दिए हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू को लिख दिए हैं, और प्लस साइन लगाते हैं तो इसमें क्या है, माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी डी वाई बाई डी टी करके लिख दिए हैं। साथ ही साथ अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चीज़ों को क्या किए, एक तरफ ला के लिख दिए, तो यम डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया प्लस बी डी वाई बाई डी टी प्लस म्यू वाई इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, अब देखिए चीज़ें क्या हो गई हैं, आसान हो गई हैं। आगे जगह बना के थोड़ा और लिखेंगे फिर आपको समझाएंगे। ओके, देखो स्टूडेंट, अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन लास्ट सेशन हम लोग को मिला था। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम क्या करें, यम से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, इस लाइन के बाद ये लाइन क्या करना है, लिखना है। ओके क्लियर, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यम से जब भाग देंगे तो यम से यम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ बी बाई यम हो जाएगा, यहाँ पर म्यू बाई यम हो जाएगा, इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, इज इक्वल टू 0 बाई यम, मतलब क्या होगा, 0 ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, क्लियर, अगर दोनों साइड में हम यम से भाग दे दें तो कुछ ऐसा इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा। इसको क्या कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके जगह और इसके जगह क्या करेंगे, एक दूसरा क्वांटिटी पुट करेंगे, जिससे इक्वेशन हम लोग का क्या होगा, एक दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, पुटिंग बी बाई एम इक्वल टू 2k वेयर के इज डैम्प्ड कांस्टेंट, या इसी को हम लोग डैम्पिंग कांस्टेंट वगैरह कहते हैं। ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट k का वैल्यू है ये डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है, ज्योमेट्री कैसा है। ठीक, साथ ही साथ वेलोसिटी वगैरह क्या है, उन सब फैक्टर पर क्या करता है, ये डैम्पिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है। ठीक, तो इस बी बाई एम इक्वल टू 2 के यहाँ पे क्या किए, पुट किए हैं। ये इस के साथ 2 क्यों लगाएं, क्योंकि आगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा हम लोग को सुविधा होगा, इस वजह से इसके आगे यहाँ पर 2 लगाकर चल रहा है। क्लियर, अब देखिए आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो यहाँ पर जो बी के ये सब यूज़ किया जा रहा है, म्यू जो यूज़ किया जा रहा है, इसके जगह अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगे, तो उससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक, हो सकता है किसी बुक में इस के जगह गामा दिया हो, किसी में यहाँ पर स्मॉल आर दिया हो, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन को क्या किया है, यूज़ किया है इन सब कांस्टेंट को दिखाने के लिए। ठीक, क्लियर, अब देखिए इस म्यू बाई एम की जगह हम क्या किए, ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या किए हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक, अब देखिए इस ओमेगा नॉट स्क्वायर से क्या होगा, सॉरी यहाँ देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, म्यू बाई एम इक्वल टू क्या किए हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर रखे हैं। ठीक, जहाँ पर जो ओमेगा नॉट है आपका, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसका, डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेटेड पार्टिकल का। ठीक, अब ये ओमेगा स्क्वायर पुट करने से ये होगा कि आगे जो है यहाँ पर जो कैलकुलेशन वगैरह है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, इस वजह से ओमेगा नॉट स्क्वायर पुट किए हैं। ठीक, अब आपका दिमाग में आ रहा है क्यों ओमेगा स्क्वायर नहीं पुट किए हैं, ओमेगा स्क्वायर इस वजह से नहीं पुट किए हैं क्योंकि आगे की जगह भी हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर हम लोग ओमेगा को यूज करेंगे। ठीक, हो सकता है वो अगले पार्ट में आपको देखने को मिले। ठीक, आज के इस वीडियो में देखने को ना मिले, इस वीडियो का एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग सोल्यूशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ओमेगा देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ चीज़, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इस वैल्यू की जगह ये और इसके जगह क्या किए, ये पुट कर दिए किसमें, इक्वेशन 1 में। तो उससे क्या हो जाएगा, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स एज क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2k डी वाई अपॉन डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इसी को हम लोग क्या कर देंगे, दिस इक्वेशन 2 इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। ये है जो इक्वेशन 2 है, ये डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन का क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखिए डिफरेंशिएशन वगैरह आया, इस वजह से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नाम दे देंगे। ठीक, साथ ही साथ देखिए इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, जब एक बार आप क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेट करेंगे इसको तो वाई डॉट लिखते हैं, और जब 2 बार करते हैं तो इसको क्या करते हैं, वाई डबल डॉट लिखते हैं। ठीक, वाई डबल डॉट लिखाता है। इस डॉट का मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। 2 डॉट का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डबल डॉट प्लस
2k वाई डॉट प्लस यहाँ पर आप ओमेगा नॉट स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो सकता है किसी किसी बुक में आपको ऐसे देखने को मिले। क्लियर। तो अब देखिए अगर आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन वाला लेक्चर देखे होंगे तो कुछ उसी पैटर्न पे हम लोग चल रहे हैं, उसी तरीके से सिंप्लीफाई करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए निकाले हैं। अब फिर जिस पैटर्न पे उसके सोल्यूशन को निकाले थे कुछ उसी पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है इसके सोल्यूशन को भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो पहले मैं जगह बनाता हूँ फिर इसके सोल्यूशन पे चर्चा करेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड लास्ट सेशन में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट किए थे और वो हम लोग का कुछ ऐसा निकल के आया था जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कहे थे। ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, हेडिंग लिख दिया है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्लियर। आप इसको डिफरेंशियल पूरा लिखिएगा, इक्वेशन पूरा लिखिएगा। क्लियर, क्लियर है चीज़, एग्जाम इसको पूरा लिखिएगा अदरवाइज नंबर कट सकता है। ठीक, मुझे टाइम बचाना है इस वजह से इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह मैथ में पढ़ेंगे तो उसमें आपको कई तरीके के रूल बताए जाएंगे सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। उसमें आपको एक ट्रायल मेथड भी बताया जाएगा, उसी ट्रायल मेथड को यूज करते हुए मैं यहाँ पर सोल्यूशन को क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा। ठीक, तो देखिए क्या मान लिए हैं, मान लिए हैं कि लेट y इक्वल टू सी ई के पावर अल्फा टी, जिसको इक्वेशन 3 का है वो क्या है, विल बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। ठीक, जैसे आप जब मैथ वगैरह पढ़ते थे तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह कुछ पढ़ते थे तो उसमें क्या करते थे, इसके सोल्यूशन को चेक करने के लिए एक्स का कुछ वैल्यू वगैरह लेते थे। ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे इक्वेशन वगैरह है, ठीक, आपको पता लगाना रहता था कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो आप ट्रायल मेथड यूज़ करते थे, एक्स का कुछ वैल्यू वगैरह सब्स्टिट्यूट करके देखते थे कि क्या वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करा, अगर सेटिस्फाई करता था तो उसको सोल्यूशन वगैरह करते थे। ठीक, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ट्रायल मेथड वगैरह हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या किए हैं, ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग ही मान लिया कि y इज इक्वल टू सी के पावर अल्फा टी जो है वो क्या है, इसका एक सोल्यूशन है। ठीक, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का, जहाँ पर सी और अल्फा क्या है, वेयर मतलब जहाँ सी एंड अल्फा आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जहाँ पर सी और अल्फा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मतलब स्वैच्छिक कांस्टेंट है। हम सी और अल्फा लिए हैं, आपको मन करे तो आप डी और अल्फा या डी बीटा डी गामा कुछ भी ले सकते हैं। ओके, क्लियर। इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू बाउंड्री कंडीशन और लगा के डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। ओके, यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं करना है, जो फिजिक्स है उसको बस हम लोग फोकस करेंगे। ओके, अब देखिए जब ये क्वेश्चन 3 उसका सोल्यूशन है तो डेफिनेटली ये उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर y है तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ला के पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर dy बाई डी टी है, इस वजह से इक्वेशन 3 को एक बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे d2y अपन dt स्क्वायर है, इस वजह से इक्वेशन 3 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखे हैं, तो हम इक्वेशन 3b है, एक बार इसको क्या किए, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो सी ई के पावर अल्फा टी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा सी अल्फा ई के पावर अल्फा टी होगा। ठीक, इसमें मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको आता ही है। ठीक, वैसे ही यहाँ पर अगर दोबारा इसको डेरिवेटिव लें, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव लें टाइम रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, d2y अपन dt स्क्वायर, ये क्या था, पहले से ही था। ठीक, तो सी अल्फा पहले से लिख लेंगे और ई के पावर कुछ भी रहे उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ई के पावर वही मिलेगा, तो ई के पावर अल्फा टी मान लीजिए मिल जाएगा। अब इसके पावर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अल्फा टी का टी के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होगा क्या होगा, अल्फा होगा। तो अल्फा को बाहर यहाँ लिखते हैं तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया सी अल्फा स्क्वायर ई के पावर अल्फा टी हो गया। इसको इक्वेशन 4 का दिए, इसको इक्वेशन 5 का दिए। क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन 3 को 4 को और 5 को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में यूज कर लेंगे। ठीक, तो लिखे हैं यूजिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 2 कामा वी गेट। ठीक, तब देखिए वहाँ d2y अपन dt स्क्वायर है तो उसका वैल्यू जो है इक्वेशन 5 में उसको यहाँ पर रख लिए। क्लियर। फिर क्या है, प्लस है, वहाँ 2 देखते हैं, फिर क्या है, प्लस है, उसका 2k है, फिर क्या वहाँ पर dy बाई डी टी है तो dy बाई डी टी के वैल्यू को सी अल्फा ई के पावर अल्फा टी रख लिए। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लगाए हैं। अब फिर क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर है, ओमेगा नॉट स्क्वायर के वैल्यू को रख लिए और फिर y का जो वैल्यू था उसको ला के यहाँ से रख लिए, इज इक्वल टू 0 कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, सी ई के पावर अल्फा टी क्या है, हर एक टर्म में प्रेजेंट है, वो कॉमन है तो उसको एज ए कॉमन यहाँ ले लिए। तो बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर बच गया। फिर यहाँ पर क्या बचा, 2k और एक अल्फा यहाँ बच गया, 2k अल्फा, फिर यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वायर बच गया। क्लियर।
सी अल्फा टी तो बाहर ही ले लिए थे, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए या तो ये क्वांटिटी 0 हो, या तो ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी 0 हो, या तो दोनों क्वांटिटी 0 हो, तभी क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब क्या, अरे ऐसे देखिए ना, कहीं अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 लिखा है, इसका मतलब क्या, या तो a 0 हो, या तो b 0 हो, या तो दोनों वैल्यू 0 हो, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। कुछ वैसा ही फॉर्मेट है। इसको अगर a मान लें, इस पूरे को b मान लें, तो a इंटू बी इक्वल टू 0 वाला फॉर्मेट ही तो है। तो अब देखिए यहाँ से क्या कहा जा सकता है कि जो c e के पावर अल्फा t है, ये आपका 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वही हम लोग सोल्यूशन माने हैं, और सोल्यूशन कैसे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बता देंगे कि सिंस c e के पावर अल्फा t कैन नॉट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये ब्रैकेट में जो टर्म है वो 0 के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर ये जो ब्रैकेटेड टर्म है इनको हम लोग 0 के बराबर क्या करेंगे, पुट करेंगे। अरे भाई कहीं a इंटू बी इक्वल टू 0 लिखा है, अगर a 0 नहीं है तो b को 0 होना ही पड़ेगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। वही कंडीशन है भाई, ये तो वैल्यू 0 होगा नहीं क्योंकि वही सोल्यूशन है, इसका मतलब ये वैल्यू 0 होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको 0 कर दिए। अब देखिए इसको श्रीराचार्य मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अल्फा के में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, क्या करते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिखते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस 2 के माइनस बी की जगह क्या है, ये वैल्यू रखे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर होगा, 2 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2, ऐसे का ये बी स्क्वायर है। ठीक, तो बी का वैल्यू क्या है 2 के है, तो 2 के का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो माइनस लिखे 4 लिखे, ए की जगह देखिए क्या है 1 है, और सी की जगह क्या है ओमेगा नॉट स्क्वायर है, तो 4ac का वैल्यू जो है 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर हो गया। अपॉन 2a होता है तो 2 लिख दिए, और ए का वैल्यू क्या है 1 है, 2 इंटू 1 जो क्या होगा 2 के बराबर होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए अगर 4 को कॉमन ले लें और इस रूट के बाहर निकालें 2 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक, क्लियर। और नीचे क्या है 2 है, तो कॉमन लिया हुआ 2 और नीचे जो 2 है कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो कुछ ही आएगा। अब देखिए अल्फा के दो वैल्यू मिलेंगे, एक वैल्यू आपका क्या होगा अल्फा इक्वल टू माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और दूसरा वैल्यू जो होगा अल्फा इक्वल टू माइनस के माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा। ठीक, तो देखिए लिखे हैं कि सिंस अल्फा हैज 2 वैल्यूज देयरफॉर वी हैव 2 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, दिस सॉल्यूशन आर गिवन एज अल्फा 2 वैल्यू रख रहा है, इसका मतलब इक्वेशन 2 के 2 सॉल्यूशन होंगे। क्लियर। अब ये कैसे दिए जाएंगे, तो पहले जगह बनाते हैं फिर लिखेंगे फिर आपको समझाएंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में हम लोग यहाँ तक देखे थे और पाए थे कि अल्फा के 2 पॉसिबल वैल्यू होंगे, इस वजह से जो सोल्यूशन होगा इक्वेशन 2 का वो भी क्या होगा 2 सोल्यूशन होगा। ठीक, तो अल्फा के एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन है अगर उसको हम लोग y1 कहें तो y1 इक्वल टू c1 e के पावर क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन 3 था हम लोग का क्या था, y इक्वल टू c e के पावर अल्फा t था। ठीक, ये इक्वेशन 3 हम लोग का था। तो अब देखिए अल्फा के 2 पॉसिबल वैल्यू हैं, तो इस वजह से हम लोग क्या कहें कि 2 सोल्यूशन होगा। तो पहले सोल्यूशन को हम लोग y1 लिख दे रहे हैं, c की जगह c1, और e के पावर अल्फा का जो एक वैल्यू उसको पुट कर दे रहे हैं, तो वो क्या है माइनस के प्लस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या रहेगा t रहेगा, उसको पुट कर दिए। अब अल्फा का जो दूसरा वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशन है उसको y2 मान लिए, और c की जगह c2 लिख दिए, और e के पावर माइनस के, और दूसरा वैल्यू है क्या माइनस के, माइनस है फिर माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी लिख दिए। ये 2 सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, लिखे कि नाउ अब जो जनरल सोल्यूशन होगा इक्वेशन 2 का वो कैसे मिलेगा, तो देखिए लिखे नाउ द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 विल बी ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 सोल्यूशन। इन दोनों सोल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या होगा, जो इक्वेशन 2 है इसका जनरल सोल्यूशन मिलेगा। ऐसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो क्या हो गया देयरफॉर y इक्वल टू y1 प्लस y2, और यहाँ क्या हो जाएगा दोनों के वैल्यू को रख देंगे, इसको और इसको क्या किए रख दिए यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से हम लोग को क्या होगा इक्वेशन 6 मिल गया। ओके, यही जो इक्वेशन 6 है ये क्या है उस इक्वेशन 2 का क्या है सोल्यूशन है। ठीक, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो e के पावर माइनस के टी को कॉमन ले सकते हैं। ठीक, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे टी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और ये टी यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ई के पावर माइनस के टी इसमें भी आ जाएगा, ई के पावर माइनस के टी इसमें भी आ जाएगा। तो उसको अगर बाहर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा क्या, अरे भाई जो पूरा वैल्यू है इसको ई के पावर माइनस के टी और इंटू ई के पावर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी करके लिख सकते हैं ना, वैसे इधर वाला भी लिख सकते हैं ई के पावर माइनस के टी इंटू ई के पावर माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी करके लिख सकते हैं। ठीक, तो ई के पावर माइनस के टी वाले टर्म को जब बाहर लेंगे दोनों में से तो क्या हो गया वो यहाँ पर आ गया। ठीक, यहाँ पर ऐसे बाहर आ गया। ओके, अंदर बचेगा क्या c1 ई के पावर बाकी जो वैल्यू है वो बच जाएगा, और यहाँ पर c2 ई के पावर ये वैल्यू बच जाएगा। ठीक,
क्लियर। इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सेम यही चीज़ मिल जाएगा। ओके, तो इक्वेशन 6 लिखिए या 7 लिखिए, यही 6 या 7 जो है आपका क्या इक्वेशन 2 का सोल्यूशन है। ठीक, तो देखिए क्या लिखे, इक्वेशन 6 और 7 इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। क्लियर, या सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 6 और 7 इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। क्लियर, तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन देखे, फिर उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को देखे और फिर उसके सोल्यूशन को भी देख लिए। अब इस सोल्यूशन को आगे हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग केस करके इस सोल्यूशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। वो आपका डैम्प हार्मोनिक ऑक्सीलेशन का क्या होगा, पार्ट 2 होगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो 1 लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक को भी कमेंट करके देते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।